सर मैथ में तो मेरा 90 आउट ऑफ 90 था। ठीक है। क्योंकि प्री में देखो मेरे 2021 के प्री में जहाँ 30 मार्क्स थे, हाँ। तो अपनी मेहनत के बल पर जो मैंने सिलेबस को किया, फिर बार हम्म। बार चीजों को रिवाइज किया, तो 22 के मेंस तक मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ गए। जैसे सुबह 8 बजे मैं लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। हम्म। सुबह 8 से लेके जैसे 2 ढाई घंटे मैथ्स पढ़ता था। हम्म। फिर इंग्लिश के लिए लगा देता था 2 घंटे के आसपास। ठीक है। फिर लंच करने के लिए सर मैं घर पे चला जाता था। घर ठीक भी है। नजदीक था, लंच किया, 5 लंच करते ही 5 मिनट में वापस लाइब्रेरी पहुंच गया। ठीक है। उसके बाद मैं सर करता था जीएस। जीएस में जैसे मेरा ये प्लान था, उसके बाद सर किरण की बुक से 2018 से लेके अब तक के क्वेश्चंस लगाए थे बस, वो और पुराने नहीं लगाने, क्योंकि वो पुराने ज्यादा हो गए। अभी लेटेस्ट पैटर्न वाले 3 4 साल के लगा लो, उसमें आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स अभी हो रहा है, जैसे इनका था 21 में, प्री तक इनका सिलेबस ही कंप्लीट हुआ हाँ और कम नंबर थे, क्योंकि अब आप 23 में या 24 में या जो भी आप सीजीएल दोगे और इस वीडियो को देखोगे, तो प्री में अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाती है और आप क्लियर कर लेते हो, तो बाय उसके बाद मेंस में आप अच्छा स्कोर ला सकते हाँ हो। हाँ। तो मैरिड लाइफ में रहते हुए तैयारी करी, जॉब में रहते हुए तैयारी करी, मतलब काफी सारे चीजें आपके साथ एक तरीके से चल रही थी, हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी थी। गाइज ये वाली किताब है किरण पब्लिकेशन की, जीएस में जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है, जनरल अवेयरनेस की, एसएससी के और बाकी एग्जाम्स में यूजफुल है। चैप्टर वाइज कंपाइलेशन है प्रीवियस ईयर की एसएससी की, और सारे एग्जाम के जितने भी एसएससी को, चाहे कांस्टेबल है, चाहे सीजीएल है, चाहे सीपीओ है, चाहे आपका एमटीएस का है, सारे इसमें अपडेटेड एडिशन है। लगभग 14,000 क्वेश्चन है 1999 से आज तक के। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है आपको, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये चैप्टर है इंडियन हिस्ट्री। इसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2017 में, बहादुर शाह वाज बोर्न इन द। तो आपको ये पढ़ लिया ना आपने, उसका लूसेंट में जब आप ये देखोगे तो आपके माइंड में रिटेन हो जाएगा। तो ये बुक काफ़ी अच्छी है, मैंने भी इसी तरीके से और बाकी टॉपर्स ने जितनों से मैं बात करता हूँ ऐसी ही पढ़ी है। इसके सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। फिर आपको ये सारे पढ़ते हुए चलना है, क्वेश्चंस पर टिक लगाते हुए चलना, अच्छे से मैप फॉर्म हर तरीके से इन्होंने समझाया, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, ठीक है, चाहे आपका इंडियन पॉलिटी आ गई। देखिए मैंने भी अपनी बुक में हाईलाइट कर रखा है जो जो मैंने कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से इस बुक को पूरी कंप्लीट कर लेना है। इसमें सारे चैप्टर मिल जाएंगे, फिजिक्स हो, आपका साइंस टेक हो, और इसमें आपको टोटल वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे ऑनलाइन अगर जाओगे। स्क्रैच कार्ड इस वीडियो बुक के अंदर है, ठीक है, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की वीडियो में हमारे साथ है AIR 43 हिमांशु राठी। इनसे जानेंगे इनकी पूरी प्रिपरेशन जर्नी, एसएससी सीजीएल 2022 में इन्होंने रैंक सिक्योर करी है, और क्या इनकी जर्नी रही, क्या चैलेंजेस इन्होंने फेस किए प्रिपरेशन के टाइम पर। सब्जेक्ट वाइज पूरी डिटेल में बात करेंगे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे और क्या इनका स्केड्यूल रहता था, और जॉब में रहते हुए इन्होंने कैसे तैयारी करी, वो भी पुलिस जैसी जॉब में, और AIR 43 ये लेकर आए। हेलो हिमांशु। हेलो सर। तो हिमांशु, अपने बारे में पहले कुछ बताइए हमारे ऑडियंस को। सर मैं बहादुरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन बहादुरगढ़ से ही हुई है। ग्रेजुएशन मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की थी। तो ग्रेजुएशन करने के बाद सर 2017 में कंप्लीट हुई थी। उसके बाद एसएससी जेई की कोचिंग ली थी मैंने ठीक मुखर्जी है। नगर से। तो एसएससी जेई की कोचिंग के साथ साथ मुझे पता चल गया था कि एसएससी सीजीएल भी कुछ एग्जाम होता है कंडक्ट। हम्म। तो दोस्त कुछ उसकी कोचिंग ले रहे थे, तो मैंने भी फिर सीजीएल का फॉर्म भी भर दिया 2017 वाला। ठीक है। तो जेई की कोचिंग से मेरा 2017 का प्री निकल गया था सर, लेकिन मेंस नहीं निकल पाया था, क्योंकि मेंस में थोड़ा एडवांस का थोड़ा टफ पोर्शन आ जाता है। तो वहां से मुझे एसएससी का पता चला था। अच्छा, तो एसएससी की तैयारी आपने 2017 में करी, उसके बाद आप जो जॉब आपने ली वो कोई और ली, फिर कैसे रहा? सर 2017 के बाद जो है एसएससी का वेंडर चेंज हो गया था, एग्जाम कंडक्ट कराने वाला। अच्छा। तो बीच में एग्जाम कंडक्ट हो नहीं रहे थे, तो ठीक वहां है। पर फिर मैंने अपने स्टेट एग्जाम्स पे फोकस कर लिया था। तो उस दौरान मेरा पहले मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाया अभी 4 5 महीने, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं दोबारा से। तो हरियाणा पुलिस का मेरा एग्जाम उस प्रिपरेशन से निकल गया सर। ठीक तो है। मार्च 2019 में मेरी हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हो गई थी। तो उसके बाद पढ़ाई से मेरा फिर थोड़ा ताल्लुक छूट गया था। 2 साल तक मैंने पढ़ाई नहीं की पुलिस में ज्वाइन करने के बाद। तो हरियाणा पुलिस में हिमांशु ने ज्वाइन किया और 2 साल तक कोई तैयारी नहीं करी, फिर उसके बाद कैसा आपका रहा? सर उसके बाद फिर जैसे मैंने देखा पुलिस में कि प्रमोशंस काफी स्लो हैं। हम्म। अभी ऐसा कांस्टेबल अगर मैंने ज्वाइन किया है, तो रिटायरमेंट तक मेरे को मैक्सिमम सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल रही है, हम्म। जो कि और एग्जाम्स दे के स्टार्टिंग में ही सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो हम्म। वहां से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला कि क्यों ना एक इंस्पेक्टर लेवल की जॉब पकड़ी जाए। हम्म। वहां से फिर घर वालों ने भी थोड़ा पुश किया, वाइफ ने भी कहा और मम्मी पापा ने भी कहा कि थोड़े बहुत स्कूल के मार्क्स भी मेरे अच्छे थे, ग्रेजुएशन भी ठीक ठाक ही है, तो कैपेबिलिटीज है मेरे अंडर, अगर तैयारी करूंगा तो एग्जाम्स निकाल सकता हूँ। तो अच्छा। वहां से थोड़ा दोबारा तैयारी का माहौल बना सर। तो जैसा आपने बताया, तो आपकी शादी उसी टाइम पर हो गई थी तैयारी के, या कब हुई थी हाँ, जब?
जो हरियाणा पुलिस में ज्वाइन करने के बाद हो गई थी सर शायद। अच्छा, टाइम ऑफ स्टडी कम मिलता होगा क्योंकि कम मिलता था सर, वो मैनेज करना पड़ता था। जैसे अच्छा, 2021 वाला 17 के बाद 18, 19, 20 नहीं दिया मैंने। ठीक है, तो 21 वाले में जब घर वालों ने मोटिवेट किया तो मैंने फॉर्म भर दिया कि ठीक इस है। बार करके देखते हैं कुछ। तो 21 वाले एसएससी सीजीएल में आपके क्या रहा और 22 में फिर आपकी रैंक आई, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ऑडियंस को। सर 21 में क्या था, जैसे जॉब पे था मैं सोनीपत में, तो ड्यूटी के दौरान ही मैं थोड़ा टाइम निकाल रहा था पढ़ने का, ठीक है। सिलेबस थोड़ा कवर करना स्टार्ट किया क्योंकि सिलेबस भूल चुका था। तो जैसे जॉब पे जा रहा हूँ, सुबह 1-1.5 घंटा मिल गया बस में बैठे बैठे, वहाँ थोड़ी इंग्लिश पढ़ ली, कुछ जीएस पढ़ ली। ऑफिस में जब लंच हो गया वहाँ थोड़ी बहुत वीडियोस देख ली कुछ। घर आने, जैसे ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी तो 6:30 बजे तक घर पे आ जाता था। तो घर पे आने के बाद कुछ मैथ्स की वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। तो 2021 का एग्जाम तो ऐसे ही निकाला सर, सारा अप डाउन करते हुए थोड़ा छुट्टी वाले दिन ज्यादा पढ़ लिए, इसी दौरान थोड़ी पढ़ाई सिलेबस कवर किया। तो 21 में मुझे जो है ऐसा यूडीसी की पोस्ट मिली है। मेरी रैंक उसमें आई थी तकरीबन 2900 के आसपास कुछ रैंक बढ़ पाई सर। अच्छा, तो प्रीलिम्स में आपके 21 में क्या नंबर थे और मेंस में क्या नंबर आए थे उस टाइम? सर उस टाइम मेरा प्रीलिम्स तक सिलेबस ही जब लगभग पूरा हुआ ही था, अच्छा, तो इसलिए प्रीलिम्स में मेरा ज्यादा अच्छा स्कोर बन नहीं पाया। अच्छा, नॉर्मलाइज स्कोर मेरा 142 था। अच्छा, तो उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि अब आगे मुझे कुछ 2021 में कोई अच्छी पोस्ट मिलने नहीं वाली अच्छा, है, कितना ही मैं क्यों ना हार्डवर्क कर लूं। तब मैंने सोचा कि अब चलो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, अभी से मैं 2022 वाले की तैयारी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो अच्छा, मेंस की जब मैंने 2021 की पढ़ाई की तो मेरे माइंड में यही था कि ये मेंस मेरे को 2022 में फायदा देगा। अच्छा। मतलब आपने तैयारी जब 21 की करी थी वही 22 में काम आई, बेस जो बना लिया था। हाँ, बेस मेरा बन गया सर तो वो 21 से। लगभग कितने महीने आपको बेस बनाने में लगे थे 21 और 22 की प्री तक? सर नवंबर 2021 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी दोबारा अच्छा, से। तो नवंबर से लेके अप्रैल में 4 महीने में थोड़ा बेस बना मेरा। ठीक है। अप्रैल में 2022 में फ्री हो गया था क्योंकि हाँ, हाँ। 2021 वाले सीजीएल का। तो 4 महीनों में मेरा बेस बन गया। पता चल गया भाई इस बार अच्छे मार्क्स नहीं है, फिर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दी अगले वाले मतलब सीजीएल को ध्यान में रखते हुए। लगभग 1 साल लगा सीजीएल 22 के प्री तक आने में 21 के, यानी हाँ हाँ, 142 मार्क्स थे आपके, और फिर 22 के प्री में क्या स्कोर आया? 22 के प्री में सर मेरे 168 मार्क्स थे। मतलब 142 से 168 तक पहुंचे, और 1 साल की तैयारी लगभग पूरी लगी जिसमें बेस भी क्लियर किया, प्रैक्टिस भी करी। और अब जानते 21 के मेंस में, क्योंकि आपकी तैयारी प्री में हो चुकी थी, तो मेंस में क्या रहा फिर? प्री में सर तैयारी हो गई थी, तो मेंस पे मेरा ये फोकस था, चलो इस मेंस की तैयारी करूंगा तो अगले बार कुछ उसका फल मिल जाएगा। हम्म, तो मेंस में मैंने मेहनत की 2-2.5 महीने अच्छे से। तो उसमें मेरे 400 में से 360 मार्क्स आ गए थे सर। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ हमें कि हार नहीं माननी है सर। हाँ, इस बार प्री में कम मार्क्स है कोई नहीं, प्री तो क्वालिफाइंग है। हाँ, मेंस के लिए अच्छी तैयारी करो, 2-2.5 महीने में अगर आपका प्री तक सिलेबस लगभग कवर हो गया है तो उसको अच्छे से रिवाइज हाँ। करके कुछ ले सकते हैं सिलेक्शन। ऐसा ही बहुत सारे 22 में मेंस में टॉपर बने और जिन्होंने रैंक हासिल करी, ऐसे ही हिमांशु हैं। तो अब जानते हैं इनकी 22 में प्री की, जैसा आपने बताया, तो मेंस और प्री में जो लगभग 3-4 महीने का गैप था, जॉब पर थे आप, तो आपने तैयारी फिर कैसे करी और क्या रहा, कैसे सब चला? तो जैसे प्री सर दिसंबर 2022 में हो गया था, हम्म, तो उसके बाद मैंने मेरी जो 3.5 साल की सर्विस से छुट्टियां इकट्ठी हो गई थी, हम्म, अर्न लीव हो गई, सीएल हो गई, LHAP हेल्थ की हो गई, हम्म, तो वो सारी मेरी लगभग 3-3.5 महीने की थी। वो हम्म, मैंने छुट्टियां ले ली क्योंकि मैं सीरियस था कि इस बार कम से कम इंस्पेक्टर पोस्ट का सिलेक्शन मेरे को लेना है। हम्म, उसके बाद मैं कुछ एब्सेंट भी हुआ। हम्म, फिर मैंने जो मेरा साथ साथ रेलवे का एग्जाम भी निकल गया हम्म, था, तो फिर मैंने पुलिस से रिजाइन भी कर दिया फरवरी में, हम्म, क्योंकि फरवरी में ही रेलवे की ज्वाइनिंग भी आ गई थी। हम्म, और वहां से मैंने 1 महीने का एक्सटेंशन भी ले लिया, हम्म, क्योंकि सबसे मेन होता है लास्ट मंथ की जो आपकी पढ़ाई है, हम्म, वही आपके रिजल्ट को बनाती है सर। हम्म, तो 2022 का जो मेंस था उससे 1 महीना पहले मैंने एक्सटेंशन ले लिया था रेलवे से। तो हम्म, ये 4 महीने का जो पीरियड रहा मेरा, जो छुट्टियों का और एक्सटेंशन का, इसमें मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी सर, घर के पास ही लाइब्रेरी अच्छा, थी। तो सुबह शाम में लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था इस 4 महीने के दौरान। ठीक है। तो अब हम जानते हैं इनसे, ये थी इनकी स्ट्रगल जर्नी। अब इनसे जानते हैं कितने घंटे एसएससी सीजीएल को तैयार करने के लिए लगते हैं, कितने घंटे आपको हर सब्जेक्ट को देने हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जीके हो। क्या स्ट्रेटेजी, क्या बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी चाहिए, ये हिमांशु आप बताइए। सर अगर एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, मान लो 4 से 5 महीने के दौरान आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद 4 महीने अगर आप सीरियस डेडिकेटेड होकर पढ़ाई हम्म, करते हो तो आपकी अच्छे से रैंक आ सकती है। उस दौरान मैंने क्या किया था सर, जैसे सुबह 8 बजे मैं लाइब्रेरी में पहुंच जाता था। हम्म, सुबह 8 से लेके जैसे 2-2.5 घंटे मैथ्स पढ़ता था। हम्म, फिर इंग्लिश के लिए लगा देता था 2 घंटे के आसपास। ठीक है। फिर लंच करने के लिए सर मैं घर पे चला जाता था।
घर भी है, नजदीक था, लंच किया, 5 लंच करते ही 5 मिनट में वापस लाइब्रेरी पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद मैं सर करता था जीएस। जीएस में जैसे मेरा ये प्लान था कि 2 सब्जेक्ट्स की मैं वो बना लेता था कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले तो मेरे जो हैंडमेड नोट्स थे एसएससी जेई की जो कोचिंग ली थी, हम्म, उस नोट्स को पढ़ लो। फिर लूसेंट से उस बुक के डेली के 10 पेज कर लेता था। ठीक है, भाई 10 पेज कर लिए मैंने हिस्ट्री के, साथ साथ पॉलिटी पे सब्जेक्ट चला रखा है तो 10 पेज कर लिए पॉलिटी के। ऐसे जब दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तो भाई ज्योग्राफी और फिजिक्स उठा ली, पहले अपने नोट से पढ़ा, फिर अपना लूसेंट से पढ़ लिया। तो ऐसे मल्टीपल टाइम्स जब आप चीजों को रिवाइज करोगे तब दिमाग में चीजें बैठती हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन का नहीं पता कि किस लाइन से क्वेश्चन आ जाए। हम्म। तो ये जो इन्होंने बताया अभी, लगभग 8 बजे लाइब्रेरी जाना, और आते कितने बजे थे फिर? सर वापिस आने में मेरे को अराउंड 10 बजे के बाद ही निकलता था मैं लाइब्रेरी से। तो लगभग 14 घंटे, जिसमें से 1-2 घंटे आप हटा दो और 1-2 मिसलिनियस मान के चलो कि कुछ एंटरटेनमेंट कर लिया, देख लिया बीच में कुछ। सर एंटरटेनमेंट फोन वाला तो नहीं करता था मैं और अच्छा। बच्चों को देखता था, अगर फोन में घुस गए तो काफी टाइम वेस्ट हो जाता था। हाँ, तो मेरा ये था, अगर बोर हो गया पढ़ाई से, नींद आने लग गई, तो लाइब्रेरी के छत पे चला जाता था। वहां थोड़ा अगर धूप हमें लगेगी तो वे थोड़ा एनर्जी सी आ जाती है धूप से, हाँ, भाई माइंड रिफ्रेश हो जाता है, नींद भाग जाती हाँ, है। हाँ, तो 5-10 मिनट घूम लो, वापिस आ जाओ फिर। हाँ। तो ये चीज मैं काफी सारे बच्चों और जो टॉपर्स हैं उनके साथ बात करते हुए आ रहा हूँ, तो एक चीज पता चल रही है कि हेल्थ पर आपको ध्यान देते हुए चलना है, चाहे आप कैसे भी करो। तो आप छत पर टहल के विटामिन डी लेके। हाँ, छत पे टहल लिए सर, और मेरा ये फोकस रहता था कि मंडे टू फ्राइडे तो सीरियस पढ़ाई करनी है, सुबह 8 से 10 बजे तक, ठीक है, बीच में हल्का फुल्का गैप लेते हुए। ठीक है, और सैटरडे संडे को मेरा ये प्लान रहता था सर, दोस्तों के साथ शाम को बास्केटबॉल खेलता था। क्योंकि अच्छा, 5 दिन आप डेडिकेटेड होके पढ़ो, आपके टारगेट रहेगा कि 2 दिन खेलने को मिलेंगे शाम को। सैटरडे और संडे को मैं सुबह से शाम तक पढ़ाई की, और 5 से लेके 7-8 बजे तक अपना थोड़ा स्पोर्ट्स को दे दिया, क्योंकि फैटिक फैटिक आ जाती है बैठे बैठे। तो उस फैटिक को दूर करने के लिए सर थोड़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी जरूरी है। तो अपने आप को रिवॉर्ड्स देना जरूरी है, अपने जो हार्ड वर्क है उसके लिए और जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसके लिए। तो अगर हम बात करें पूरे स्केड्यूल की, जो आपका सुबह से शाम तक था, लगभग 12 घंटे पढ़ाई थी, तो उसमें आपकी सब्जेक्ट वाइज कितना टाइम, जैसे मैथ्स में 2 घंटे पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे? तो मैथ्स में सर मैं अभिनय सर की वीडियोस देख लेता था। वो अनअकैडमी में पहले प्रैक्टिस कराते थे 8 से 9। ठीक है, मैंने कभी लाइव क्लास नहीं ली किसी टीचर की। ठीक है, मेरा ये रहता था कि जब क्लास ओवर हो जाए और अपलोड हो जाए यूट्यूब पे या किसी भी चैनल पे, तो उसको 2x की स्पीड पे करके देखो, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा। और तो इस तरह से मैं वीडियोस तो देखता था। ये शायद वही है जो आप मुझे बता रहे थे कि रिवॉर्ड आपको मिलने वाला था 50,000। अभी मैं सब बच्चों को एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी टीचर्स अवेलेबल हैं उन सब की पहले एक एक दो दो वीडियो देख लो आप, जिनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, सिर्फ उन्हीं के पास जाना। ये नहीं, क्योंकि आजकल क्या कर रहे हैं, काफी टीचर्स यूट्यूब पे आके ये बोल देते हैं अपने पेड बैच को प्रमोट करने के लिए कि भाई हमारे बैच पेड बैच से टॉपर आ गया तो मैं 15 लाख दे दूंगी, मैं थार गाड़ी दे दूंगा, मैं 1 लाख दे दूंगा। पर दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो ऐसा कुछ होता नहीं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो मैं गाइज, अभी टीचर का नाम नहीं लूंगा किस टीचर ने वादा किया था, क्योंकि पढ़े हैं, कोई नहीं, पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं, सिलेक्शन हो गया। मतलब आपने मेल भी किया है जैसे आप बता रहे हो? मेल किया था मैंने उनके पास, पर कोई रिप्लाई नहीं आया सर मेरे पास। ठीक है, तो इस चीज पर बिल्कुल मत जाना कि टॉप कर लोगे, जो वादे हुए हैं वो निभाए जाएंगे। हाँ, कोई वादा नहीं निभाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है उस टीचर को जो आपको कॉन्सेप्ट सही लग रहे हैं, हाँ, और इस पर मत जाना कि किसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, किसका नाम ज्यादा है। आपको जिससे समझ आए आप उसके पास जाओ। और मैं तो ये बोलूंगा कि जहां फ्री मिल जाए ना, वहां भी आप कर सकते हो, क्योंकि सब कुछ सेम है। कुछ टॉपिक्स हो सकता है आपको पहले से आते हो, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो किसी का भी देखोगे तो सब समझ आएगा धीरे धीरे। अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर मेन फोकस आपके ऊपर रहेगा, अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना रिवीजन कर रहे हो, कितने प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर हम बात करें अब, मैथ में आपने बताया जैसे आपने किया, और उसके अलावा क्या किया मैथ्स में? मैथ्स में सर अभिनय सर के अनअकैडमी से प्रैक्टिस क्लासेस ले ली, हम्म, फिर यूट्यूब पे जो A to Z बैच चला रहे थे वो ले लिया, हम्म, फिर जो कंप्लीट रिवीजन से नाम से पुराने बैचेस की वीडियो उन्होंने डाल रखी है वो देखी थी। तो ऐसे करके पूरा सिलेबस कवर किया था। हम्म। उसके बाद सर किरण की बुक से 2018 से लेके अब तक के क्वेश्चंस लगाए थे, बस वो और पुराने नहीं लगाने, क्योंकि वो पुराने ज्यादा हो गए। अभी लेटेस्ट पैटर्न वाले 3-4 साल के लगा लो, उसमें आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। मतलब आपको कोई भी प्रीवियस ईयर, जैसे किरण की बुक है तो किरण की बुक में कुछ बेनिफिट्स हैं कि उसमें सारे बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस भी हैं, हाँ, हाँ, और ईयर नए वाइज है। क्वेश्चंस भी है ईयर वाइज, और उसमें टाइप वाइज भी है, चैप्टर वाइज भी है, और उसमें टेस्ट योर सेल्फ भी है। हाँ, हाँ, तो वो सेक्शन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है अगर उसे लगाते हैं तो। और शायद उसमें आपको ऑनलाइन भी आप उसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अंदर लिंक है कि आप अगर ऑनलाइन चाहो तो क्वेश्चन ऑनलाइन भी कर सकते हो। किरण की बुक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मैथ की यहाँ पर बात हो रही है ना। और
प्रीवियस ईयर के लिए वही किया और भी कुछ सोर्स थे आपके? नहीं सर, वही सोच था, किरण का ही था। वो भी एक दोस्त की बुक से किया था, मैं बुक भी नहीं लेके आया था। अच्छा। लाइब्रेरी में जैसे 4 महीने रहा हाँ तो हाँ। एक साथ में दोस्त बैठता था, उसकी बुक से प्रैक्टिस कर लेता था। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, अपने दोस्त से बोरो कर लो या फिर जहां से आपको मिल जाए। और इसके अलावा मैथ में कुछ और किया आपने? बस मैथ की तो यही था, वीडियोस देख ली और अच्छा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए तो सर। ये कितने घंटे करते थे आप डेली? जैसे डेली की 2 से 3 वीडियोस देख लेता था, 2x स्पीड में, वो जल्दी भी कवर हो जाती थी। फिर डेली के अपना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तो लगभग 3 से 4 घंटे के आसपास मैथ्स को देता था मैं। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन लगा लेते थे आप, 50 100 मैथ्स में? ऐसे गिनती तो नहीं हुई सर, पर जो भी टॉपिक की वीडियो देखी उसके हम्म। 3-4 साल पुराने क्वेश्चन लगा लिए बस। ठीक है। और रीजनिंग और इंग्लिश, अगर रीजनिंग की बात करें तो? रीजनिंग की बात करें तो सर 4-5 टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, वरना 90% तो आसान है ही रीजनिंग। तो जो 4-5 जैसे इक्वेशन दे दी, उसमें 2 नंबर बदल के हम्म बताओ भाई कौन सी इक्वेशन ठीक बैठेगी। हम्म और नंबर सीरीज होगी, अल्फाबेट सीरीज हम्म। होगी, कोडिंग डी कोडिंग, और एक ब्रैकेट बना के मिसिंग नंबर फाइंड करना। तो ये 4-5 तरह की टॉपिक्स हैं, सिर्फ इनको क्लियर कर लो आप, बाकी तो आसानी से कर ही लोगे, ये हर कोई कर लेता है। तो बच्चे मार खाते हैं इसी टॉपिक्स में। तो रीजनिंग को आप टाइम देते थे पढ़ने के टाइम पर या नहीं देते थे अपनी सिटिंग एक में? बार सर इनका ये 4-5 टॉपिक्स का रिवीजन किया था, उसके बाद तो जो मॉक टेस्ट लगाता था वहीं से रीजनिंग की अच्छा। प्रैक्टिस हो जाती थी। ठीक है। तो गाइज अभी आपको हम मॉक टेस्ट भी दिखाएंगे, कितने लगाते थे, क्या शेड्यूल रहता था। पहले सारे सब्जेक्ट का देखते हैं। और इंग्लिश में क्या करते थे आप? सर इंग्लिश में थोड़ा मेरा बेस अच्छा हो गया था मेरी मदर की वजह से, अच्छा क्योंकि उन्होंने मेरे को गवर्नमेंट स्कूल से उठा के एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिला दिया था बचपन में, फर्स्ट क्लास में। अच्छा। पहले गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, मदर ने जबरदस्ती मेरे को प्राइवेट स्कूल में लेके गई, एक बहादुर का अच्छा स्कूल था। तो स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई, तो इंग्लिश मेरी थोड़ी डेवलप अच्छी हो गई। मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो गई थी भाई यहाँ सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, और भाई सेंटेंस पढ़ के पता चल लग जाता था कि उसमें कोई क्या गलती है? ग्रामेटिकल मिस्टेक है या नहीं। तो वहां से थोड़ी बेसिक तैयार हुई। उसके बाद नीतू मैम वाली बुक ली थी, वो वॉल्यूम 1, वहां से डेली का एक ग्रामर का चैप्टर करता था मैं, उसकी एक्सरसाइज दे दी वो कर ली फिर। और वो कैब करता था डेली, भाई 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स के 3 से 4 पेज डेली के करने हैं। फिर सिनोनिम एंटोनिम के एक एक 2-2 पेज करने हैं। फिर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनका एक पेज कर लिया। तो इस तरह से वो कैब करता था। तो प्लिंथ टू पैरामाउंट वो बुक है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंग्लिश का। तो कितने घंटे इंग्लिश को देते थे आप? सर इंग्लिश को 2 से ढाई घंटे देता था। अच्छा। और अब आते हैं जीके पर, जिसकी वैल्यू सीजीएल 22 के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है, मेंस में आने लगी है। तो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस, उसको कैसे तैयार करते थे? सर मैंने भी देखा है कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं, जीएस में उनका स्कोर क्या रहा, अब मेंस में जैसे आ गई तो 75 में से 10 मार्क्स से भी कम थे काफी बच्चों के। अच्छा। यही बच्चे सिलेक्शन से चूके हैं, क्योंकि पहले क्या आता था, मेंस में आती नहीं थी, प्री में क्वालिफाइंग सोच के भाई प्री में तो कर लेंगे, कोई और सब्जेक्ट के बेस पे आ जाएंगे। तो जीएस पे बच्चों का ज्यादा फोकस नहीं था। तो मैं ये कहूंगा कि जीएस में मिनिमम 50% मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेंगे, अगर किसी अच्छी रैंक लेके आनी है आपको। सिलेक्शन और रैंक लेनी है तो 75 में से कम 30+ 40। मार्क्स तो चाहिए सर जीएस में। तो उसके लिए क्या तैयारी आपने करी, कितने घंटे आप देते थे? सर मैं पहले तो अपना जो मेरे नोट्स थे एसएससी जेई के वो पढ़ता था। उसके बाद लूसेंट से पढ़ता था। तो लूसेंट को मैंने 5 से 7 बार पढ़ा है, क्योंकि एक बार पढ़ने पे तो समझ में आएगी नहीं, बार बार उसको रिवाइज करेंगे, मेन पॉइंट्स मार्क करके फिर दोबारा रिवाइज किए। तो ऐसे डेली के 2.5 से 3 घंटे मैं जीएस को भी देता था, जिसके अंडर करंट अफेयर्स का भी हो गया थोड़ा बहुत, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं अब। और फिर न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उससे भी थोड़ी बहुत करंट अफेयर्स का पता चल गया। तो करंट अफेयर आप कैसे करते थे, ये जैसे न्यूज़पेपर से हो गया और थोड़ी बहुत तो सर न्यूज़पेपर 15-20 मिनट देता था, ठीक है। न्यूज़पेपर को उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। एक तो इंग्लिश भी आपकी इंप्रूव होगी उससे, पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट आ रहा है, वो भी उससे इंप्रूवमेंट हो जाएगा, और करंट अफेयर भी मिल जाएगी साथ में। और कोई पीडीएफ वगैरह परचेज करी हो या कुछ और? हाँ सर, टेलीग्राम चैनल्स पे जो पीडीएफ मिल जाती थी फ्री में। तो करंट अफेयर पे हमारा मेन फोकस तो रहता है, एक तो अपॉइंटमेंट्स पे, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग्स पे, मिलिट्री एक्सरसाइजेज पे, और मेजर जो अवार्ड्स दिए गए हैं उन पर, और कुछ स्पोर्ट्स टर्म्स हो गई। तो ये फेस्टिवल्स, मेन टॉपिक्स थे। हाँ। हाँ, फेस्टिवल हो गया। तो ये सब आपने प्रिपेयर करा, आप इनको बुक में लिखते थे, नोटबुक बनाते थे, कुछ ऐसा था या फिर? नहीं सर, इतना हाईलाइट। इतना टाइम नहीं था अच्छा। मेरे पास, क्योंकि टाइम जैसे 4 महीने का ही था। हाँ। तो उसमें पीडीएफ पढ़ ली भाई, मेन टॉपिक देख लिए, क्योंकि करंट अफेयर का भी पक्का भी नहीं है, 6 महीने पुरानी भी आ जाए और 1 साल पुरानी भी आ जाए। 2021 में देखा था मैंने, 1 साल पुरानी आई थी। हाँ तो हाँ। उसमें मैं पढ़ के गया था 6 महीने तक की, तो बेनिफिट मिला नहीं, टाइम वेस्ट हो गया पढ़े हुए का। तो 2022 में मेरा ये था कि मेन पीडीएफ पढ़ लो, और मेन टॉपिक से वो करके चले जाओ बस। तो लगभग आप देखोगे इनके 10-12 घंटे के स्केड्यूल में मेजर टाइम जा रहा था मैथ्स को, फिर उसके बाद इंग्लिश, जीके और रीजनिंग को सबसे कम, क्योंकि जो आपका स्कोरिंग रहेगा उसको आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ किताबें जो इन्होंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी, जैसे लूसेंट हो गई जीके की, वो
उससे आपकी पकड़ बनी। इंग्लिश की हो गई, मल्टीपल इंग्लिश टाइम्स की वो भी पढ़ी है। मल्टीपल टाइम 5-6 बार इंग्लिश की बुक हो गई। तो इतना मुझे लगता है कि पढ़ना ही पड़ेगा, कोई भी हो आप, कितने बड़े टॉपर हो, सबने 2 से 3 बार तो मिनिमम पढ़ ही लेते हैं, तब क्योंकि स्कोर बनता है। सर इस बार क्या हुआ है, इंग्लिश भी अब काफी डिफिकल्ट आने लगी है हम्म 2021 से। काफी लेंदी आ रही है, बच्चों के पसीने छूट गए थे हम्म इंग्लिश को ही कंप्लीट करने में, क्योंकि हम्म पैराग्राफ वाले क्वेश्चन काफी लंबे थे, पीक्यूआरएस काफी लंबे थे। तो हम्म। अगर आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो इंग्लिश को आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपके कितने मार्क्स आए थे सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो? सर मैथ में तो मेरा 90 आउट ऑफ 90 था। ठीक है। क्योंकि प्री में देखो मेरे 2021 के प्री में जहाँ 30 मार्क्स थे, हाँ। तो अपनी मेहनत के बल पर जो मैंने सिलेबस को किया, फिर बार हम्म। बार चीजों को रिवाइज किया, तो 22 के मेंस तक मेरे 90 आउट ऑफ 90 आ गए। ठीक है। रीजनिंग में मेरे 86 थे 90 में से। ठीक है। इंग्लिश में थे सर मेरे 123 135 में से। ठीक है। और जीएस में थे सर 75 में से 37 थे शायद, 37। तो जीएस में मैं बोलना चाहूंगा कि आप जीएस में, जैसे मुझे जो लग रहा है जीएस में थोड़ा कम रह गया स्कोर, हाँ क्योंकि मैं 60-70 वालों से भी बात कर चुका हूँ, तो उनकी स्ट्रेटेजी यही थी जीएस में कि वो एनसीईआरटीज भी पढ़ते थे 6 से 10 तक की, और उसके बाद वो लूसेंट पे आते थे और उसके साथ नोट्स भी बनाते थे, क्योंकि हिमांशु के पास उतना टाइम नहीं था। हाँ। बट इन्होंने अपने 3 सब्जेक्ट में इतनी अच्छी पकड़ बनाई, जिसकी वजह से इनकी रैंक काफी अच्छी आई है। जो अचीवमेंट है वो इसी वजह से हुई है। अगर आप 2024 के लिए टारगेट कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी पढ़ लो, हाँ फिर उसके बाद लूसेंट पे आओ। हाँ। वरना अगर आपका टारगेट 2023 ही है तो फिर उसी हिसाब से आप तैयारी करो अपनी। और जीके के लिए बोलना चाहूंगा, कुछ हमारी ज्योग्राफी की वीडियोस भी हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें मैंने 5-7 वीडियो बनाई है, उसमें मैंने बताया आपको कि पढ़ना कैसे है। उसमें मैंने पहले एनसीईआरटी से कुछ चीजें उठाई है, कुछ लूसेंट से उठाई है, उनको कंपाइल किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं उन वीडियोस में। तो जीके की अच्छी वीडियोस हैं ज्योग्राफी की टॉपिक की। आगे देखेंगे, अगर कभी टाइम मिलेगा तो वैसे ही आपको सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करेंगे। तो अगर हम बात करें हम मॉक टेस्ट की, जो सबसे अहम रहता है कि एक रणनीति जो बनती है, उसमें सबसे अहम भूमिका मुझे लगता है मॉक टेस्ट की है। हाँ सर। तो मॉक टेस्ट आप कितने देते थे और कितने बजे देते थे, क्या कोई टाइम रहता था, और कैसे उसकी एनालिसिस करते थे? सर 2021 में जो मैं एक ही टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहा था टेक्स्ट बुक को, तो उससे मेरे को नुकसान क्या हुआ कि एक अप्रोच बन गया मेरा टेक्स्ट बुक वाला, तो एग्जाम थोड़ा उससे अलग आ गया, तो वहां थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 2022 में मैंने 5 टेस्ट सीरीज को फॉलो किया सर। भाई एक दिन टेक्स्ट बुक का लगा लिया, फिर एक अभिनय सर वाली टेस्ट सीरीज ली थी उसका लगा लिया, फिर जो वीकली ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक आता उसको लगा लिया, फिर एक दिन मॉक एंकर को लगाता था, और एक दिन करंट मुद्दे वाले को लगाता था। तो अलग अलग टेस्ट सीरीज को फॉलो करने से थोड़ा अलग अलग अप्रोच मिल गया मेरे को। वह पेपर कैसा भी आ जाए मैं कर लूंगा। तो और टाइमिंग्स भी सर हमें एक दिन तो आप लगा के देख लो मॉर्निंग में, क्योंकि पता नहीं हमारा एग्जाम किस शिफ्ट में होगा और किस टाइम होगा। तो एक दिन तो आप लगा लो मॉर्निंग में, एक दिन लगाओ आफ्टरनून में, और एक दिन लगाओ इवनिंग में। तो उसकी आपकी थोड़ी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, भाई आप सुबह भी पेपर दे रहे हो, शाम को भी और दिन में भी। तो एग्जाम वाले दिन आपका किसी टाइम आ जाए तो आपकी थोड़ी आदत बनी रहेगी उससे। तो गाइज अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जैसे इन्होंने बताया वैसा फॉलो कर सकते हो। और उसको एनालिसिस कैसे करा फिर आपने मॉक टेस्ट को? एनालिसिस में सर जो मेरे क्वेश्चन ठीक हो गए उन्हें तो मैं देखता नहीं था, मेरे को पता है भाई ठीक है। मेरे को कॉन्सेप्ट पता है। तो मैं एक तो मेरे जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको देखता था कि क्यों गलत हुए, क्या सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था। तो जो क्वेश्चन एक दो छूट गया वो क्यों छूटा, उसकी वीडियो जाके देख ली, भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता, इसकी वीडियो करके क्लियर करो उसे। फिर जो क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं उसमें मेरे को टाइम ज्यादा किस किस क्वेश्चन में लग रहा है। भाई अगर एवरेज स्टूडेंट, अब टेस्ट सभी टेस्ट सीरीज वाले बता देते हैं एवरेज स्टूडेंट ने इतना लिया, टॉपर्स ने इतना टाइम लिया और आपने इतना टाइम लिया। तो मैं ये देख लेता था कि जो जहां और बच्चे 30 सेकंड ले रहे हैं वहां मेरा 1 मिनट क्यों लगा। तो ये होती है सर एनालिसिस, अपने वीक एरियाज को पहचानो और उस पर वर्क करो। तो इस सब में टोटल एक टेस्ट डेली देते थे आप? हाँ सर, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ गया तब मैंने कर दिया था एक टेस्ट डेली देना, और उससे पहले तो ये था कि वीक में 2 या 3 टेस्ट लगा लिए। अच्छा, और लास्ट टाइम में क्या करते थे आप, बिल्कुल जब एग्जाम पास आ जाता था तो? तब तो डेली का तो एक टेस्ट फुल टेस्ट दे लेता सर, और सुबह शाम जैसे टेस्ट मिलता था कोई सेक्शनल टेस्ट लगा लिया या चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लिया। चैप्टर वाइज टेस्ट हमें सर जीएस में काफी हेल्पफुल गए मेरे लिए, क्योंकि जैसे दिन में मैं जीएस पढ़ता था और शाम को चैप्टर वाइज टेस्ट लगा लेता, क्विज़ लगा लेता टेक्स्ट बुक पे जाके, तो उससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता था। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी रही पूरी सब्जेक्ट वाइज सब कुछ। अब जानते इन्होंने जो पोस्ट ली है और वर्क जो प्रोफाइल से जो इनकी रही कांस्टेबल की, उसके बाद इन्होंने रेलवेज का भी एग्जाम निकाला, आरआरबी एनटीपीसी से जॉब कर रहे हैं ये, ठीक है, चंडीगढ़ जोन में। तो इस सब के दौरान जो अब जॉब जो इन्होंने सेलेक्ट करी एएसओ इलेक्शन कमीशन, यस सर। तो वो कैसे करी और क्या उसमें आपको चीजें दिखी जो बाकी जॉब्स में नहीं थी?
सर मेरा एक तो मेन फोकस था कि जैसे मेरा घर दिल्ली के साथ में बॉर्डर पे है, तो मैं दिल्ली की जॉब चाहता था, बस अदर स्टेट्स में मेरे को नहीं जाना था। तो उसके हिसाब से इस बार एक्साइज की वैकेंसीज कम थी, 2-3 वैकेंसी थी यूआर की बस। इनकम टैक्स की भी 7-8 ही थी, तो वो मैंने भरी नहीं टॉप पे। तो बाकी अब बच गए एएसओ सीएसएस में हो गया, इलेक्शन कमीशन में हो गया, आईबी में हो गया, रेलवेज में हो गया सर, एमईए एमईए में हो गया। तो इन सबको अगर देखें तो सैलरी सबसे ज्यादा दिल्ली की जॉब को देखते हुए इलेक्शन कमीशन में थी, और प्रमोशन भी फास्ट है, क्योंकि सीएसएस में और रेलवेज में काफी टाइम लग रहा है सर प्रमोशन में, तो इसलिए मैंने इनको नहीं डाला। और एमईए का हो गया, जैसे उसमें अदर कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल रहता है, अगर आप अदर कंट्री में जाओगे तो आपको अच्छी हैंडसम सैलरी मिलेगी। लेकिन मेरे को अदर कंट्री में जाना नहीं था, क्योंकि फिर बीच में अगर कोई घर पे इमरजेंसी आ जाती है तो वहां से फिर एट अ टाइम छुट्टी मिल नहीं पाती सर। अच्छा, तो एमईए में ना जाने का इनका कारण एक ये भी था कि इमरजेंसी में, दूसरा इलेक्शन कमीशन के प्रमोशंस आपको अट्रैक्ट कर रहे थे। प्रमोशंस भी थे, और कुछ सैलरी वाइज भी मैंने पता किया था अपने दोस्तों से, और डिपार्टमेंट से ज्यादा अलाउंसेस हैं इलेक्शन कमीशन में। अच्छा, आप कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस को, मतलब अलाउंसेस किस जैसे टाइप कुछ ट्रेवल अलाउंस हो गया, या होनोररी बोनस हो गया, इस तरह से कुछ ज्यादा अलाउंसेस है इसमें। के? अच्छा, और वर्क प्रोफाइल इसकी मतलब थोड़ा कम काम रहता है या ज्यादा, कुछ ये भी देखा था आपने? वर्क प्रोफाइल तो मुझे जितना पता चला सर लगभग सेम ही है, थोड़ा अच्छा हल्का फुल्का ही डिफरेंस है, पर वो प्रमोशन और सैलरी की वजह से मैंने इसको ऑप्ट किया है। अच्छा, तो इसमें किस लेवल तक प्रमोशन हो जाता है? प्रमोशन इसमें सर इलेक्शन कमीशन में अराउंड 5 साल में, 5 से 6 साल के अंदर मिल जाएगा पहला प्रमोशन। अच्छा, और सेक्शन ऑफिसर। वही सीएसएस की बात करें तो 12 साल में मिल रहा है, पता चला है। 10 साल, रेलवेज में भी 10 10 साल। 12 साल है, हम्म। तो ये बेटर लगा फिर मुझे। अच्छा, सीएसएस में जैसे अभी प्रमोशन हुए हैं तो लगभग 9 से 10 साल, 8 9 10 साल ये रेंज चल रही है। कैटेगरी में थोड़ा फास्ट होता है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो वहाँ प्रमोशंस में रिजर्वेशन है। और इलेक्शन कमीशन में 5 साल में पहला हो जा रहा है, तो अगले 4 साल बाद ऑटोमेटिकली आप प्रमोट हो जाते हो। 5400 ग्रेड पे पर आपको एक अपग्रेडेशन मिल जाती है, जिसे एनएफयू बोलते हैं, ठीक है, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। तो उसके बाद आप 5400 पर आ गए हो, तो उसके बाद जो अगला प्रमोशन है वो आपका फिर और हायर 7600 पे चले जाते हो, 6600 पे। तो इसमें क्या प्रमोशंस फास्ट रहते हैं और उनकी जॉब्स के कंपैरिजन में। तो अब आप फाइनली इलेक्शन कमीशन में ज्वाइन करने वाले हो, तो इसके बाद भी आपके कोई प्लान्स हैं या फ्यूचर, या नहीं अब? सर, अभी तो पढ़ाई करके जैसे रैंक ले आए ये, तो हाँ, अभी तो प्लान है कि इसी में देखें अभी क्या, जाने के बाद कैसा लगता है वहां पे। ठीक है। तो मैं बता दूं, हिमांशु भी अब आपको गाइड करेंगे अपने चैनल के थ्रू। इनका चैनल इन्होंने क्रिएट किया है, तो आप उसके बारे में बता दें बच्चों को। सर एक तो मेरा टेलीग्राम पे भी ग्रुप बनाया है मैंने, जिसपे मैं अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चों के पास अब जीएस के नोट्स नहीं है, तो उनको प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है एएसओ हिमांशु 43। और उसके बाद एक यूट्यूब चैनल भी बनाया मैंने 1 महीने से ही अभी, वहां पर भी मैं पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ। क्योंकि क्या हो गया, अब एसएससी ने पैटर्न बदल दिया है। पुराने टॉपर्स को देखोगे उनका अलग पैटर्न था, अभी 2022 से नया पैटर्न आया सर, और हमने उसको फेस भी किया है, तो हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो यूट्यूब पे एएसओ हिमांशु राठी नाम से यूट्यूब चैनल है मेरा, तो उस पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, और जो आप इनसे जानना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो। अब हम जानना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर आए हो तो कैसा लगा आपको, और क्या आपका फीडबैक है हमारे बारे में? सर काफी अच्छा लगा आपसे मिलके, काफी फ्रेंडली नेचर है सर का। और मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे सर कट ऑफ्स वगैरह भी काफी अच्छे से प्रेडिक्ट करते हैं, और काफी टीचर्स ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि सर सबसे बेस्ट और सटीक कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो आप और चैनल पे जाके टाइम वेस्ट करने से बेटर अगर सर की वीडियो देख लोगे, भाई 2-4 मिनट के अंदर ही सर से बता देंगे भाई ये रहने वाली है, तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा भाई क्या तैयारी करनी है, कितने मार्क्स लेके आने हमें। तो कहीं और मत भटको और टाइम वेस्ट मत करो इस चीज पे। तो एक चैनल से आप ऐसी जानकारी ले लो और अपने पढ़ाई में लगे रहो बस। तो जितने भी टॉपर्स हैं, आपने अगर देखा हो हमारे साथ उनका पॉडकास्ट है, वीडियो सेशन, तो सबका ये कहना है कि आप जो है अपनी तैयारी कंसिस्टेंटली करो, अपना टाइम इधर उधर खराब मत करो। मैं तो बोलूँगा आप वही वीडियो देखो जहाँ जो आपके काम की है, ठीक है, जहाँ पर आपको लगता है और आपको रिलायबल सोर्स मिलते हैं। चाहे कोई इन्फॉर्मेशन हो गई जैसे एसएससी से रिलेटेड है, चाहे वैकेंसीज की है, आपको पहले से पता होगा। आप, मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी ऑल इंडिया रैंक 7 की भी, विकास ताया जो है उनका भी कोई चैनल है अपना, ठीक है, तो उन्होंने भी यही बोला था कि जब हमने वैकेंसीज बता दी थी तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था अच्छे से। तो ये चीजें होती हैं कि आपको पहले ही अपडेट मिल जाती चीजों की, तो आपका एक मोटिवेशन बना रहता है। तो उससे आप क्या तैयारी अपनी उस तरीके से करते हो कि हाँ आप इस बार वो ले सकते हो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा आपको जहां से भी ऐसी चीजें मिले वहां आप जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आज की वीडियो में हमारे
जो आपने वीडियो को हमारे टाइम दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू हिमांशु फॉर कमिंग टू आवर चैनल। सर मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा बच्चों को, अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले, फिर देख तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। देखिए बहुत अच्छी लाइन बोली है, और अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो इस पर अमल जरूर करना। ठीक है, थैंक यू हिमांशु। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर।